जो हम लोगों का ये टॉपिक है, इस पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों है? ठीक है, आप सब लोग अभी यंग बडिंग रिसर्चर्स हैं और रिसर्च की फील्ड में एंटर कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हाँ, हम लोगों को जो हमारी बेसल चीज़ें हैं, बेसल प्रीरिक्विज़ाइट्स हैं, वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। वो हमें ढंग से क्लियर होनी चाहिए कि हमें अपने रिसर्च की फाउंडेशन कैसे डेवलप करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें इथिकल वैल्यूज, मोरल प्रिंसिपल का और एक बडिंग साइंटिस्ट की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो हम सभी को हमें ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो हम इस चीज की स्टार्ट करते हैं एथिक्स और मोरल वैल्यूज से। ठीक है, सो इन जनरल स्पीकिंग जो मोरल्स हैं या एथिक्स हैं, मैं अपना वीडियो ऑफ कर सकता हूँ? Yes, sir. जी। तो इन जनरल मोरल वैल्यूज और एथिक और मोरल वैल्यूज को हम समझते हैं कि दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजिंगली, और नॉर्मल बोलचाल की भाषा में ये इसका प्रयोग इसी तरह से होता है। लेकिन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है, जिसके चलते हम लोग इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो पहली बात, इन दोनों का जो ओरिजिन है, ओरिजिन के बेसिस पे जो मोरल है और इथिक्स है, उन दोनों में डिफरेंस है। जैसे आप नॉर्मल शब्दों में कह सकते हैं कि जो मोरल वर्ड है वो लैटिन भाषा से डेराइव्ड है, और जो इथो इथिक्स है जो वो ग्रीक लैंग्वेज में लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। और नॉर्मल बोलचाल की भाषा में अगर हम बात करें तो मोरल मीन्स, द मोरल वैल्यूज मीन्स कि हमारा नैतिकता की बात करें तो उसे हम नैतिकता कहेंगे। और वहीं दूसरी ओर इथिक्स का जो अर्थ होगा, तो उसका मतलब होगा आचरण और आचार विचार। ठीक है, यानी कि एक तरह से जो भी नैतिक आचरण है, मोरल वैल्यूज हैं, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो दैट इज इथिक्स। तो इसी के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि इथिक्स और मोरल वैल्यूज में डिफरेंस क्या है। अगर पहले पायदान की बात करें तो पहले पायदान पे आपका नैतिकता यानी कि मोरल ग्राउंड आएगा, और मोरल वैल्यूज की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो वो एक तरह से इथिक्स है। सो बिफोर स्टार्टिंग द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इथिक्स के बारे में कुछ और बात करना चाहेंगे कि इथिक्स क्या है। इथिक्स एक तरह का सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स जो भी हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सपोज वी आर गोइंग टू बी अ रिसर्चर, सो इट मीन्स कि आवर ऑर्गेनाइजेशन इज ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी। So ethics is a set of principle on which we will start our work. We do our research work on the basis of those principles which has been designed. ठीक है, और अगर यही बात करें कि रिसर्च में एथिक्स की क्या आवश्यकता है, तो रिसर्च में एथिक्स की आवश्यकता इस तरह से है कि जो भी एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है कि हमारा उसी के बेसिस पे हमें ये सारे काम करने हैं। सेट ऑफ प्रिंसिपल्स में सपोज क्या है कि जो भी आपका डॉक्टोरल वर्क है, सपोज यू आर हैविंग अ डॉक्टोरल वर्क, तो डॉक्टोरल वर्क में आपको क्या-क्या चीजें डिजाइन करनी है, आपका रिसर्च डिजाइन क्या कह रहा है, और किस फाउंडेशन पे आप सिनॉप्सिस बिल्डअप कर रहे हैं, और इस सिनॉप्सिस का इम्प्लीमेंटेशन किस इंट्रोडक्शन से, किस मटेरियल मेथड से, किस तरह के ऑब्जर्वेशन से, या जो टूल्स एंड टेक्निक्स आप लगाने जा रहे हैं। सो आर्ट के स्टूडेंट्स की ये भी टूल्स एंड टेक्निक इक्वली इम्पोर्टेंट है कि वो कौन सा टूल्स एंड टेक्निक ले जाने जा रहे हैं। तो इसी के बेसिस पे हम बताते हैं कि हमारा ये सारे प्रिंसिपल जो हैं, हमें एथिक्स के रिसर्च में एथिक्स की बात करते हैं। और दूसरी तरफ इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम
जिस सेटअप में बात कर रहे हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि हम जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, जिस लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम अपने जो कलीग्स हैं, जो भी हमारे सीनियर्स हैं, जो भी हमारे गाइड हैं, जो भी हमारे मेंटर हैं, तो उनसे हमारा आचार-विचार, आचरण, अपने जूनियर से हमारा बिहेवियर और किस तरह से हमें उनके साथ ट्रीट करना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपका एथिक्स के अंतर्गत आती हैं। Having research design. Research design is consist of the historical account of your thesis and what kind of material methods and what kind of tools and technique you are going to acquire to get start your research work. So side by side, there are certain guidelines and certain postulations which are designed to get start the research work. And you can have it think of that you are having your set of pattern to start your thesis in one hand. On the other hand, you carry the research ethics to get it start. ठीक है। और हम लोगों ने बात करी कि अगर मोरल वैल्यूज की बात करें तो वो पहला पायदान है, और जो उनका इम्प्लीमेंटेशन है, उनका परिपालन है, जिसे एथिक्स कहते हैं, तो वो एक उसकी दूसरी सीढ़ी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग क्यों बात कर रहे थे कि जो एथिक्स का इम्पोर्टेंस रिसर्च में क्यों है। तो एथिक्स कई मायने में इम्पोर्टेंट है कि अगर हम जिससे बात करें कि हमें सबसे पहले ऑनेस्टी दिखानी चाहिए। ऑनेस्टी किस बात की? ऑनेस्टी इस बात की कि हम जिस काम को करने जा रहे हैं और जो भी हमने उसके लिए बेंचमार्क्स लिए हुए हैं, तो हम उनका ईमानदारी से परिपालन करें। मतलब क्या है कि इसमें किसी तरह का फैल्सिफिकेशन, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फैल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन, प्लेजरिज्म, ये शब्द सारे आप लोग सुन चुके हैं। तो उनको किसी तरह से इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि हमारी ऑब्जेक्टिविटी क्लियर होनी चाहिए। मतलब ये है कि हम किसी चीज से या प्रीवियस फाइंडिंग से बायस्ड नहीं है, और वी आर हैविंग आवर ओन विजन विद अर्लियर इंफॉर्मेशन। जैसा कि रिसर्च की बात आप करते हैं कि हमारा एक अपना दृष्टिकोण है जिसके चलते हम चीजों को शॉर्ट आउट करना चाहते हैं और कंप्लीट करना चाहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है केयरफुलनेस। हम केयरफुल रहना चाहिए कि हम जो रिसर्च का काम करने जा रहे हैं, हम वो सही ट्रैक पे जा भी रहे हैं अथवा नहीं। ठीक है। उसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप है कम्युनिकेशन। ठीक है। हमारा कम्युनिकेशन से मतलब ये क्या है कि हमारा जो सुपरवाइजर है, हमारे सीनियर्स हैं, जो ऑलरेडी इस तरह का काम कर रहे हैं या मिलता जुलता काम कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी अच्छी चीजें हैं, हम उन अपने सुपरवाइजर से, जो भी हमारे सीनियर्स हैं, उनसे कम्युनिकेट करके उस बारे में हम उन चीजों को सीखें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसे आप लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअलिटी प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर की बात करते हैं। तो इंटेलेक्चुअलिटी प्रॉपर्टी राइट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम किसी भी स्तर पर किसी भी जो ऑलरेडी जो कॉपीराइट ले चुके हैं जिस टेक्निक का, तो उसकी हम किसी तरह से चोरी करके काम ना करें, क्योंकि वो ऑलरेडी इस चीज का यूज कर चुके हैं और उसको अपने नाम कॉपीराइट करा चुके हैं। तो इट इज अ काइंड ऑफ पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, दंडनीय है ये। तो इससे हम लोगों को दूर रहना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट एथिक्स जो आप लोगों को लेबोरेटरी में समझना चाहिए, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स गोपनीयता। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप पेपर पब्लिश करना जा रहे हैं, तो उसकी रिपोर्ट, उसका जो रफ डेटा है, रॉ डेटा है, वो किसी भी सूरत में आपको लीक नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप में से बहुत लोग अभी आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग आप लोगों में से रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे डीआरडीओ, डीआरडीओ का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है? यस सर। डीआरडीओ के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हैं, उनके बारे में आप लोग जानते हैं? यस सर।
मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्यों क्यों मैं कह रहा हूँ। अच्छा बच्चों बताओ किसी डीआरडीओ की रिसर्च लैब का नाम अगर आप जानते हो तो बताइए। नहीं कर रहा, आप में से कुछ जो फिजिक्स के हैं या केमिस्ट्री के हैं या बायोलॉजी के हैं और काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो दिल्ली में जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, तो तिमारपुर में एक डीआरडीओ का बड़ा सेंटर है जिसमें हाई एल्टीट्यूड फील्ड अच्छी लैब है। तो उस सेंटर पे 4-5 लेबोरेटरी है। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, कॉन्फिडेंशियलिटी की बात आई, बताना ये चाह रहा था कि वहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं जो कि देश की सुरक्षा से डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है? तो कॉन्फिडेंशियलिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अनटिल और अनलेस दिस डेटा डजंट गेट पब्लिश, तब तक हम उन चीज़ों को अ अ, मतलब छुपा के रखें, क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर है, संपदा है, ठीक है? और उसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप लोग रिसर्च में इन्वॉल्व होंगे, तो आप में कैपेसिटी, चलिए आई होप कि अब ये सही चलेगा, डिस्कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है? तो इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी उसमें एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। आप लोग सुन पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट चीज मैं बात कर रहा था कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कॉम्पिटेंस। सो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कॉम्पिटेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप लोग डॉक्टोरल वर्क करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि आप लोग कहीं प्रोफेसर, टीचर, साइंटिस्ट बनेंगे। तो पीएचडी करना, रिसर्च करना केवल एक बुक वर्म एक्सरसाइज नहीं है, केवल एग्जाम पास करने जैसा नहीं है, इट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट। और आप लोगों को चाहिए कि इसमें हमें सारे काम करने हैं, अपना काम भी कराना है, लोगों को कन्विंस करना है, अपने जो केमिस्ट है उससे हमें केमिकल्स लेने हैं, या हमें किसी से एनिमल लेना है, तो हमें अपने जो भी एनिमल कैचर हैं, या आप लोग कोई जो सर्वे वर्क करते हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो सर्वेयर हैं उनसे हमें डेटा लेना है, तो हमें ये सारी चीजें हम लोगों को सीखनी पड़ेंगी, ताकि हम लोगों को उनको परस्यू करने का तरीका पता चले। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया कि इसे हम लोग कहें कि इसके हमारे अंदर एक तरह की क्षमता का भी संचार होना चाहिए कि हम लोग देख सके कि हमें ये क्षमता विकसित हुई है, ठीक है? तो मेरा फिर से आप लोगों का कहना है कि ये केवल कॉपी किताब की पढ़ाई नहीं है, इसके अतिरिक्त आपको इसमें बहुत से काम करने पड़ेंगे और सीखने पड़ेंगे, ठीक है? और इसके अतिरिक्त जो भी आप लोगों में से बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या केमिस्ट्री के जो भी विद्यार्थी हैं, सपोज करिए कि इफ यू आर ऑप्टिंग एन एनिमल मॉडल, तो एनिमल मॉडल आप लोग देखेंगे तो जैसे कुछ जो एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, सो दे आर तो ये बात हम लोगों ने बात करी कि कैपेसिटी बिल्डिंग भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, एंड दैट कम्स इन अ कैनोपी ऑफ एथिक्स। सो अब हम मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, सो वी आर बाउंड टू अवर सोसाइटी, एंड हम अभी अब उस समाज के पार्ट हैं, हिस्सा हैं जिसमें हम लोग रहते हैं। सो डेफिनेटली वी आर हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ ओनर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स अवर सोसाइटी, ठीक है? सो हम जब एक रिसर्चर के तौर पर काम करेंगे, तो हमें कई तरह के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय करने पड़ते हैं, और उसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इम्पोर्टेंट है कि पहला जो रोल है टुवर्ड्स आवर फैमिली, एंड सेकेंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, ठीक है? अ, और वो इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। तो अगर हम उसको बात करें कि एक रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए स्टूडेंट, एज ए रिसर्चर, व्हाट काइंड ऑफ रोल वी हैव, वी एज ए स्टूडेंट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमारे जो फैमिली की हमसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं, दोज हैज टू बी मेट बाय आवर परफॉर्मेंस। एक सुपरवाइजर जो हैं, आपके टीचर हैं, वो क्या चाहते हैं,
वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं क्वालिटी रिसर्च एंड क्वालिटी पेपर्स, जो आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है। और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि हमें बतौर एक रिसर्च स्टूडेंट जो काम हमें नहीं करने हैं, जैसे कि आप लोगों को डेटा मैनिपुलेशन है, जो भी ऑलरेडी पब्लिश डेटा है उसकी हमें किसी तरह से चोरी नहीं करनी है। और एक हमें पैटर्न सेट करना है अपने जो हमारे अपकमिंग जूनियर्स हैं, जो रिसर्च में आने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो ताकि हम एक अच्छी चीजों की बुनियाद रख सकें। और लेबोरेटरी में भी हमें चाहिए कि जो हमारे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर सकें। ठीक है। और हम लोग बात कर रहे थे कि और जैसे कि समाज के साथ-साथ हम जिस पर्यावरण या एनवायरनमेंट के पार्ट हैं, वी आर हैविंग सर्टेन रिस्पांसिबिलिटीज टुवर्ड आवर एनवायरनमेंट। सो दोज हैव टू बी टेकन इन कंसिडरेशन कि हमारी किसी भी गतिविधि की वजह से हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। तो जिसके चलते हम किसी तरह से अपने पर्यावरण को नुकसान ना करें और उसको प्रोटेक्ट करने का, उसको कंजर्व करने का काम हम करते चलें। ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज ये क्या है कि कभी-कभी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं, हमारे जीवन में आते हैं कि जहाँ पर हमें किस तरह का डिसीजन लेना है उसके बारे में हमें सोचना पड़ता है। कि एक तरफ वी वी फाइंड आवरसेल्फ mired in between many kind of interests, some kind of personal interest, and somehow uh, being responsible citizen we have to definitely think about those concerns. तो ऐसी परिस्थिति में आपको चाहिए कि जो भी नीतिपरक हो, जो भी उचित हो, उस तरह से आप चीज़ों का सही विकल्प का चयन करें, ताकि जहाँ पर इस चीज़ का मतलब इस चीज़ की पुष्टि हो कि जो भी आपने अपनी जो नैतिक ज़िम्मेदारी है, उसको सबसे पहले निभाया और सही निर्णय लिया। और अब हम एक पर्टिकुलरली बात करें कि समाज का अंग होने के नाते एक वैज्ञानिक के क्या-क्या जो सामाजिक दायित्व हो सकते हैं, और उनके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। सो जैसा कि हम लोगों का सेटअप है, भारत है। भारत एक विकासशील देश है, जिसके बारे में हम सभी लोग समझते हैं। सो आप सभी लोगों को पता होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ, तो हमें क्या-क्या मिला? आप लोग सुन पा रहे हैं बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो हम मेरा सवाल ये है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ, तो हमें उस समय हमारे पास क्या-क्या था? तो मेरा बताने का ये मतलब है कि जब आज़ाद हुआ तो भाई अंग्रेज हमारे पास क्या छोड़ के गए थे? अंग्रेज हमारे पास अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, ये सारी चीज़ें हमें दे के गए थे, और बाकी हमसे सब कुछ जो अच्छा हो सकता था वो लेके गए थे। तो मेरा बताने का तात्पर्य ये है कि उस समय जो भी हमारे नीति निर्माता थे, पॉलिसी मेकर्स थे, तो सबसे पहले उन्होंने 2 चीज़ों पे फ़ोकस किया। एक तो इंडस्ट्री और दूसरा एग्रीकल्चर। तो इसमें बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट रोल रहा है, वो हमारे देश के महान वैज्ञानिकों का रहा है। क्योंकि उस समय की जो भी परिस्थितियाँ थी, जितने भी कम रिसोर्सेज़ थे, जितने भी कम संसाधन थे, उनको उनका उपयोग करके अच्छी स्किल डेवलप करके ही हम लोग यहाँ पर इस मकाम पे पहुँच पाए हैं कि हम लोग कंप्यूटर पे इस चीज़ की डिबेट कर पा रहे हैं। ठीक है? अन्यथा ये चीज़ बहुत दूर की कौड़ी थी, बहुत दूर की सोच थी कि इंडिया जैसे मतलब एक विकासशील देश में इन सारी चीज़ों का इस तरह से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो ये मैंने कुछ समस्याएँ सूझी हैं कि भाई irrespective to our discipline, whether we are a student of science, commerce or IT or any discipline, but ultimately we we have to pay something towards our society
जो कि कहीं न कहीं हमारी जो फाइंडिंग्स हैं, जो भी हमारे तथ्य हैं, वो समाज को हिस्सा कहीं कंट्रीब्यूट कर सकें, और जो भी ये समस्याएँ हैं, कुछ मैंने उनमें से चुनी हुई हैं, तो वो उनको एड्रेस कर सकें। आप लोगों को दिख पा रहे हैं बच्चों ये प्रॉब्लम्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए। अगर हम बात करें, सबसे जो अगर आप लोगों ने सबने सुना होगा कि भूखे पेट भजन नहीं होते, तो इसीलिए जो फूड सिक्योरिटी मस्ट है किसी भी राष्ट्र के लिए। और फूड सिक्योरिटी की बात करें तो इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इंडिया में पैदा अधिक होता है, खराब सबसे ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा भुखमरी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अच्छी बात यह है कि हम सबसे ज्यादा अन्न प्रोड्यूस करते हैं, अन्न के सबसे ज्यादा उत्पादक राष्ट्रों में हमारी गिनती होती है, और सबसे ज्यादा हम लोग बर्बाद करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पिछले साल अप्रैल से लेकर सितंबर तक की छमाही में 1500 टन अनाज खराब हो गया। तो 1500 टन अनाज खराब होने का मतलब ये है कि कितना अनाज बर्बाद चला जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लगभग 195 मिलियन लोग जो हैं विश्व में, मतलब इंडिया में भूखमरी की कगार पर रहते हैं। और 113 देशों में अगर बात करें तो भारत का 73वां नंबर आता है, 73rd प्लेस पे इंडिया एग्जिस्ट करता है, जिसमें हम लोग पावर्टी और हंगर इंडेक्स की बात करें। तो इस पिक्चर के माध्यम से मेरा बताने का ये एक देने का उद्देश्य ये है कि जो भी हम में से स्टैटिस्टिक्स के या बायोलॉजी के, केमिकल साइंस के जो भी विद्यार्थी हैं, हमें इस तरह के कुछ केमिकल्स, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट डेवलप करने चाहिए, ताकि जितना भी जो हमारा फूड ग्रेन का वेस्टेज है उसको मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, और हम समाज के बड़े वर्ग को खाद्य सुरक्षा के दायरे में ला सकें। और जो भी विज्ञान के, साइंस के, बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, वी शुड कम विद सम काइंड ऑफ solutions by which we can derive certain kind of genes, जिसके बदौलत हम ऐसा कह सकें कि हम इस हार्म को, इस नुकसान को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मिनेसेस जो है, आप लोगों को ये पिक्चर दिख पा रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब इस पिक्चर ये अपने आप में सब कुछ कहे दे रही है, उसके बारे में कुछ कहना नाकाफी है। तो मतलब क्या है कि आपको पता होगा कि जो इंडिया में वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 18% आबादी रहती है, और जबकि पूरे विश्व का 2.5% हिस्सा ही भारत का क्षेत्रफल है। अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो इंडिया का जो ओवरऑल क्षेत्र एरिया है, दैट इज 2.5% ऑफ वर्ल्ड, और जिसपे जनसंख्या का जो भार है वो करीब 18% का है। जनसंख्या एक सबसे बड़ा कारण है। पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में हमारे पॉलिसी मेकर्स को इस बारे में जरूर कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन लेने चाहिए, ताकि हम सीमित संसाधनों में असीमित जनसंख्या को हम ना रख पाए, ये असंभव है। तो इसके लिए भी हमें महती प्रयास करने की आवश्यकता है। आईसीटी का एप्लीकेशन हम सभी लोग समझते हैं कि आईसीटी इसके दौर में इम्पोर्टेंट टूल की तरह काम करता है। बच्चों, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या बताते हैं आप लोग? बताइए, किसको आईसीटी बोलते हैं? Sir, information and communication technology. ठीक है, वेरी गुड। आप लोगों को पता होगा जो इंडिया में कंप्यूटर का जो एडवेंट था, वो 1986 में हुआ था, और उस समय कहा गया था कि कंप्यूटर आ जाने से बहुत सारी नौकरी और रोजगार चले जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने बीते जो 35-36 साल में चीजें ऑब्जर्व की होंगी, जब से आपकी सोच हुई होगी, सोचना आपने शुरू किया होगा, देखा होगा कि टूल्स एंड टेक्नोलॉजी ने लाइफ को बहुत आसान किया है। और कंप्यूटर के एडवेंट से तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और अवसर भी बढ़े हैं। तो
इनका जो आईसीटी का एप्लीकेशन है, मेरा बताने का मतलब ये था कि आईसीटी का उपयोग जो है हम लोग रोजगार पैदा करने में करें। तो जरूरी है कि जो भी आप में से आईटी के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, तो कोलैबोरेटिव रिसर्च के माध्यम से इसका जो उपयोग है, जैसे मेडिकल साइंस में आप लोगों ने सुना होगा टेलीपैथी के माध्यम से इसको हम लोग यूटिलाइज करें। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि लास्ट ईयर कोविड के समय में बहुत सारे डॉक्टर्स आप लोगों को फोन पे प्रिस्क्रिप्शन दे रहे थे, जूम और वेबएक्स और सिस्को के थ्रू प्रिस्क्रिप्शन दे रहे थे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे टेलीमेडिसिन हम लोग पढ़ते थे, लेकिन लास्ट ईयर जैसी सर्कमस्टांसेस ने उस टेलीमेडिसिन का बहुत ज्यादा उपयोग करा दिया कि भाई डॉक्टर का तो कहना था आप केवल जो भी अपने हालचाल बता दें वीडियो कॉल से और हम आपको दवाई बता देंगे। सो ये एक टेलीमेडिसिन का ही तो एप्लीकेशन है। और उसके अलावा जो हम बात करते हैं कि हम सक्षम और आत्मनिर्भर भारत का सृजन करना चाहते हैं, तो उसमें एक आईसीटी बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण की तरह काम कर सकता है। ये इम्पोर्टेंट है कि हम देख रहे हैं कि डे बाय डे जो भी जितना भी इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो उसका जो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है वो पर्यावरण पर पड़ता है। पर्यावरण से हम डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, सीधे तरह से जुड़े हुए हैं। और ये फोटोग्राफ आप लोगों को दिख पा रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, सारी चीजें हम लोग समझ रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से सबसे पहला जो ग्लेशियर्स हैं उसका ग्लेशियर से मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मेल्टिंग जब वो स्टार्ट हो जाती है तो वो डायरेक्टली पानी सरफेस पे आता है, प्लेन एरिया पे आता है। तो उसके बहुत तरह के प्रभाव पड़ते हैं, तो उनके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा कहना ये है कि जो क्लाइमेट चेंज से जो हैजार्ड हैं, हेल्थ हैजार्ड जो है, मेजर चीज है कि वो हेल्थ पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो भी इन्फेक्शियस डिजीज फैलना शुरू हो जाती हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। और अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, तो जैसे जैसे इंडिया में अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन आप लोग बच्चों समझते हैं अर्बनाइजेशन का क्या मतलब होता है? Sir, population अर्बनाइजेशन shift होती है उसमें. अर्बनाइजेशन में मतलब जैसे कि शहरीकरण, हर जगह शहर बनने की बात हो जाए। आप लोगों ने देखा होगा, आप जहाँ के भी हो, रहने वाले हो, आप जो भी जिस नेटिव प्लेस से बिलोंग करते हो, जिस गांव से से आते हो, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा धीरे धीरे वहां पर जो एरेबल लैंड है, जो खेती है, खेत खलिहान है, वो बहुत कम हो गए हैं, वहां सब जगह घर बन गए। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। Yes, sir. ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो इंडिया में इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो खेती वाली जमीन है वो बहुत कम होती जा रही है। हर जगह हाईवे बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, सोसाइटीज बन रही हैं, तो उसका जो बुरा प्रभाव है वो हमारी खेती किसानी पर भी पड़ता है। तो हमें ये चाहिए कि इस चीज की आवश्यकता है कि जो भी हमारी जमीन है उसको उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें, और जो एक रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो उसको बैलेंस करने का काम भी हमें रिसर्च के माध्यम से करने की आवश्यकता है। और वाटर सप्लाईज के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये जो इम्पोर्ट लास्ट है, लॉस ऑफ हैबिटेट एंड स्पीसीज। और आप में जो भी बच्चे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, आप सभी लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के बारे में सुना होगा। Yes, sir. तो ये बायोडाइवर्सिटी क्या चीज होती है? बायोडाइवर्सिटी मतलब टाइम टू टाइम जो चेंजेस जा रहे हैं नेचर में, बायोलॉजिकल चेंजेस जो आते जा रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी का तात्पर्य ये होता है कि डाइवर्स मींस रिचनेस, बायोडाइवर्सिटी मींस कि जो पृथ्वी पर जितने प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सो उनकी रिचनेस कैसे बताई जाती है कि बहुत सारी स्पीसीज एनिमल्स की प्रेजेंट हो और बहुत सारे प्लांट की स्पीसीज प्रेजेंट हो। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे एनिमल्स खत्म हो गए हैं, प्लांट्स खत्म हो गए हैं।
तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीजन क्या है? क्यों आपको लगता है कि प्लांट्स खत्म हो गए या एनिमल खत्म हो गए? Sir, Changing pollution, sir. changing nature. इसका बच्चों इम्पोर्टेंट रीजन है कि हमने उन एनिमल्स के घर खत्म कर दिए। हाँ, एक्सप्लॉइटेशन, वी हैव एक्सप्लॉइटेड देयर हैबिटेट। हमने उनके घर कब्जा करके खत्म कर दिए हैं। जहाँ पे वो पेड़ पौधों पे एनिमल्स रहते तो हमने पेड़ काट के घर बना लिए वहां पर, या फैक्ट्री लगा ली। तो बायोडाइवर्सिटी का जो सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट मीन्स उन एनिमल्स का, प्लांट्स का घर। तो हम लोगों ने घर खत्म करके उनको बेघर कर दिया, तो फिर बेचारे सरवाइव नहीं कर पाए। तो अब हम में से हम साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हैबिटेट प्रोटेक्शन पे काम करें, जितना भी हैबिटेट का लॉस हुआ है उसको प्रिजर्व करें। बच्चों, ये इमेज दिख पा रही है आपको? Yes, sir. आप लोगों ने पहले भी ये इमेज देखी हुई है? Yes, sir. चलिए, नहीं देखी तो हम लोग बात करते हैं। जिस पे ये मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये आपको क्या समझ में आ रहा है? ये क्या है? जो लेफ्ट साइड पे टॉप में इमेज है वो क्या है? तो सर ये गार्बेज, डंप सर किया गार्बेज जाता है। जो भी शहर का कचरा है वो डंपिंग एरिया पर है। यस, ये बॉम्बे का एक साइट है जिसे देवनार साइट बोलते हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा कूड़ा घर है। तो बताने का मतलब क्या है कि उस पे लास्ट टू लास्ट ईयर आग लगी थी और कई महीनों तक आग जलती रही। तो मतलब क्या है कि जो भी वेस्ट है वो पूरी तरह से उसको हम लोगों ने डिस्पोज नहीं किया। दैट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल्स। और आप में से केमिस्ट्री वाले बच्चे अच्छा समझते होंगे कि वो एयर के कांटेक्ट में आके आसानी से उसमें आग लग जाती है। तो वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये राइट साइड में जो आप लोग फोटो देख रहे होंगे, ये बाइक वाले भाई साहब जा रहे हैं, उसके बगल में फोम दिख रहा है। ये इमेज आप लोगों ने देखी हुई है? हाँ सर। उस इमेज का मतलब ये कि बेंगलोर में एक बेलंदुरु लेक है, वो झील है। तो वो उस झील में इतना सारा केमिकल्स एफ्लुएंट जाता है कि उस झील में ही आग लग गई, पानी में आग लगी हुई है। और उससे जो फोम निकल के रोड पर आ गया है। मतलब क्या है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज से क्रोमियम है, आर्सेनिक है, लेड है और लिथियम है, जितने भी इस तरह के जो हाई मॉलिक्यूलर वेट के जो भी मेटल्स हैं, उनका इस तरह से डिस्पोज ऑफ की जा रही है, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, जिसके चलते वो बहुत बड़ी समस्या खड़ा करता है। और वो इस तरह से प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, जरूरत है कि हम में से जो भी केमिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, जरूरत ये है कि हम इस तरह का शोध को आगे बढ़ाएं कि जिसमें से इस तरह के सब्सटेंस को हम कंप्लीटली खत्म कर पाएं। और ये लेफ्ट साइड में जो बॉटम पे पिक्चर है वो आप लोगों को दिख पा रही है? yes sir, Yes, sir. water efficiency. कितनी डरावनी तस्वीर है कि, और मतलब हम में से जो मतलब आपको पता होना चाहिए कि इंडिया, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इंडिया में केवल विश्व का 4% ही पीने का पानी है, जो ड्रिंकेबल वाटर 4% है। और आप लोगों को शायद ही कभी याद आता हो कि आज में आप में से किसी लोग जो किसी कुएं को जानते हो और कुएं में अच्छा पानी हो। और हमें से बहुतेरों ने देखा होगा कि कुएं में पानी कम, उसमें जो पानी कचरा खींचने वाली ज्यादा। मोटर होती है उनके वायर बहुत सारे गए होते हैं और उनमें पानी बचा ही नहीं है, बल्कि कुआं का उपयोग केवल इसलिए होता है वो रास्ता बताने का काम करता है। और जो भी पानी था सब मशीनों द्वारा खींच लिया गया है। तो एक डार्कर साइड ये भी है कि हमने जो पीने वाला पानी था उसका इतना ज्यादा दोहन किया, इतना ज्यादा मिसयूज किया कि वो पीने के पानी की जो तस्वीर है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है।
और कहा भी जाता है कि जो अगला विश्व युद्ध होगा केवल वो पानी के लिए ही होगा, जिस तरह की हालत खराब है। और ये लास्ट में फोटो देख पा रहे हैं आप लोग, जो राइट साइड पे Yes, बॉटम sir. पे है? यस सर। Culture. अच्छा, अभी देखा है आपने ये फोटो? नो सर। No, sir. No. का ये मतलब है कि आप लोगों ने जानते होंगे जो ऑयल के टैंकर वगैरह हैं वो पानी में चलते हैं, शिप टैंकर जो है पानी में चलते हैं, ठीक है? और यस सर। कुछ दिन पहले देखा होगा आपने, स्वेज नहर में एक जहाज फंस गया था, कल परसों की बात है। Yes, sir. तो उसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो गया था। तो मेरा बताने का ये मतलब है कि जो ये जहाज पानी में चलते हैं तो ये बहुत सारा ऑयल पानी में छोड़ते जाते हैं, जिसे ऑयल स्पिल कहते हैं। तो ऑयल स्पिल के माध्यम से क्या होता है कि जो जलीय जीव जंतु होते हैं, इस बर्ड ने क्या किया, उस ऑयल को पी लिया है, तो वो सारा का सारा ऑयल इसकी बॉडी में एकोमोडेट हो गया है। तो ऑयल स्पिल से सालाना अगर बर्ड्स की बात करें तो 5 लाख चिड़िया इसी ऑयल स्पिल की वजह से खत्म हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और आप में से जो भी माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री के विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे कि बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं, काइंड ऑफ बैक्टीरिया हैं, वो ऑयल स्पिल को खाने का काम करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा एरिया है जिसपे हम सभी लोगों को, हमें से जो बडिंग स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर हैं, वो इस डायरेक्शन पे काम करना चाहिए, ताकि हम उसको स्पिल को कम कर सकें और इन जीव जंतुओं के जीवन को बचाने का काम कर सकें। और मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो भी इस तरह के करंट इश्यूज हैं उनको लेने की कोशिश की है। तो जो हम लोगों ने बात करी कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो ये पोलर बियर जो है, पोलर बियर की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह की है। वो लग रहा है कि किसी लेक पर है। और जिस तरह का ड्रॉट पड़ रहा है, सूखा, आप लोग तो जान ही रहे, बुंदेलखंड रीजन में सूखा जो है एक बड़ी समस्या है। और साल दर साल आप लोग भी अपने 10 साल से आंखों से देख रहे होंगे कि हर साल इसको सूखा क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो जल का संरक्षण और जो वाटर से रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं वो एक इम्पोर्टेंट एरिया है जहां पर हमें काम करने के बारे में सोचना चाहिए। और ये तो वो एरिया थे जहां पर हमें काम करने की जरूरत है। और ये वो एरिया है जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, जो साइंस के डार्कर साइड्स हैं। और इम्पोर्टेंटली हम सभी सुन रहे होंगे, ये जो सारी चीजें लिखी हैं, इसके अलावा कोरोना के बारे में हमने बहुत कुछ सुना कि ये वुहान की लेबोरेटरी से किस तरह से ये वहां से लीक हुआ और कैसे स्प्रेड कर गया, जिसे अगर हम कहें कि ये तो केमिकल वॉर है, पैथोजेनिक वॉर है, और ये काइंड ऑफ बायोलॉजिकल वॉर है जिसने पूरे विश्व को हिला के रख दिया। और आज भी आप लोग सुन रहे हो कि करीब 81,000 के आसपास के केस इंडिया में आए हुए हैं। तो हमें इन चीजों से एक तरह से तौबा करनी चाहिए कि हम समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहते हैं और समाज को तोड़ने और किसी तरह से उसको नुकसान पहुंचाने के लिए काम नहीं करना चाहते, कि जिसमें हम किसी बायोलॉजिकल वॉर वेपन या केमिकल वेपन और या इस तरह की किसी गतिविधि में इन्वॉल्व हो जिससे कि समाज में उसका बुरा प्रभाव पड़े। और बच्चों, ये एक साइंस का जो सबसे विभत्स स्वरूप है, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि ये फोटो बड़ी मतलब अवार्ड विनिंग फोटो रही। अगर आप लोगों को ये पता है फोटो कहाँ से ली गई है? ये टाइम्स मैगजीन के नीचे जो बना है, जो कोई बात नहीं भोपाल का है क्या? है, ये सर भोपाल में भोपाल जो पे हुआ था जो हाँ गैस जी, का हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भोपाल में मेथिल आइसोसाइनाइड का रिलीज था, तो उसमें एक बच्चे की फोटो है ये।
और कितनी एक तरह से कितना जो दुखद एक तरह से, अभी आप लोगों ने लास्ट ईयर सुना होगा विशाखापट्टनम में गैस रिलीज हो गई थी उस गांव में, तो तत्कालिक उसमें 100, 200, 400 लोगों की डेथ इमीडिएटली हो गई थी। तो इसका क्या मतलब, इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी इस तरह के रिसर्चेस हैं, जो भी इंडस्ट्रीज के रिसर्चेस हैं, उनका कुछ इस तरह से स्वरूप होना चाहिए ताकि उसमें किसी तरह की जनहानि ना हो। और जो भी हमारे सामने इस तरह की आपदा आने वाली है, कि कोई भी डिजास्टर है, केमिकल डिजास्टर है, तो हमें चाहिए कि उसका प्रायर हम उसको उसको हम लोग उसका निस्तारण कर सकें और किसी भी प्रकार की जीव जंतु की हानि को रोकने का काम कर सकें। और कोविड के बारे में अब हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड कितना भयावह है, और वैक्सीनेशन, एक तरफ आप लोग सुन रहे होंगे वैक्सीनेशन हो रहा है जिसने हम सभी लोगों को बहुत ही लीनियंट बना दिया है कि वैक्सीन हो रही है तो अब कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोविड के केसेस किस तरह से इंक्रीज हुए हैं। सो आप में से जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग समझते होंगे कि दीज आर द स्पाइक प्रोटीन्स। स्पाइक प्रोटीन्स क्यों इम्पोर्टेंट है कि स्पाइक प्रोटीन्स जो भी होस्ट बाइंड करने का काम करते हैं और वहां पर अपना इन्फेक्शन है, जो भी संचरण है, वो फैलाने का काम करते हैं। तो आवश्यकता ये भी है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा रिसर्च किया जा सके और चीजों को इसके प्रसार को कम करने के डायरेक्शन में हम लोग काम करें। ठीक है बच्चों, तो ये जो पहला एस्पेक्ट था वो कुछ इस तरह से समाप्त हुआ। तो इसके बारे में आप लोग कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो प्लीज डिस्कस करें, फिर हम लोग दूसरा सेशन स्टार्ट करें।